नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल ए टू जेड स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज की क्लास में मैं आपको इंडियन पॉलिटी का आर्टिकल 82, आर्टिकल 83 और आर्टिकल 84 पढ़ाने वाला हूं। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं आर्टिकल 82 के साथ में, और ये आर्टिकल है रीएडजस्टमेंट आफ्टर ईच सेंसस। मतलब ये है कि हर जनगणना के बाद में जो रीएडजस्टमेंट होगा, मतलब जो बदलाव किए जाएंगे उसके ऊपर। तो आर्टिकल 82 ये कहता है, अपॉन द कंप्लीशन ऑफ ईच सेंसस द एलोकेशन ऑफ द सीट्स इन द हाउस ऑफ द पीपल to the states and the division of each state into territorial constituencies shall be readjusted by such authority and in such manners as parliament may by law determines। मतलब ये है कि इसमें ये कह रहा है कि जब भी हमारी कोई जो जनगणना है वो पूरी होगी तो उसके बाद में जो एलोकेशन है, मतलब जो बंटवारा है सीट्स का स्टेट और बाकी सबके बीच में, उसको दोबारा किया जाएगा। और जो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनको भी रीएडजस्ट किया जाएगा, मतलब कि दोबारा से बनाया जाएगा पार्लियामेंट के नियम कानूनों के अनुसार। provided that such readjustment shall not affect representation in the House of the People until the dissolution of the then existing house। और इसमें ये भी कह रहा है कि मान लीजिए कि हमारी जनगणना हो गई है और जनगणना के हिसाब से अब जो रीएडजस्टमेंट था, मतलब जो बदलाव था, वो कैसे क्या होगा ये सब तय हो चुका है। और जिस समय ये पूरा बदलाव तय हुआ है उस समय जो हमारी लोकसभा है उसका कोई सत्र जारी है या फिर वो अभी चल रही है। तो जो भी बदलाव है ना वो तभी लागू होगा जब जो इस समय चल रही लोकसभा है वो खंडित हो जाएगी, मतलब उसको एक बार बंद करके दोबारा से शुरू किया जाएगा, तभी जो हमारे रीएडजस्टमेंट्स हैं वो हमारे होंगे। Provided further that such readjustment shall take effect from such date as the President may by order specify, and until such readjustment takes effect, any election to the House may be held on the basis of the territorial constituencies existing before such readjustment। मतलब ये कह रहा है कि जो रीएडजस्टमेंट्स होने हैं, मतलब जो भी बदलाव बदलाव होने हैं, उनको जो प्रेसिडेंट है वो स्पेसिफाई कर सकता है उनके लागू होने का टाइम। मतलब प्रेसिडेंट कह सकता है कि इस तारीख के बाद से आपके जो बदलाव हैं वो लागू हो जाएंगे। लेकिन उन बदलाव के लागू होने से पहले अगर किसी भी लोकसभा में किसी प्रकार का कोई चुनाव होना है तो जो उस मतलब ये जो रीएडजस्टमेंट है इसके लागू होने से पहले जो भी हमारा बंटवारा, जो भी जैसी चीज चल रही थी, टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज जैसी थी वैसे ही, मतलब उन्हीं के हिसाब से हमारा जो भी इलेक्शन है वो हो जाएगा। मतलब ये है कि जब तक ये जो रीएडजस्टमेंट का डेट जो कि प्रेसिडेंट बताएगा वो लागू नहीं होता है उससे पहले कोई भी काम हमारा लोकसभा में होना है वो हमारा उससे पहले का जो भी हमारा लॉ है, जो भी हमारा एक तरह से कह सकते हो एलोकेशन है सीट्स का, उसी के हिसाब से होगा। इसके बाद अगला है, प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट अंटिल द रेलेवेंट फिगर for the first census taken after the year 2026 has been published, it shall not be necessary to readjust। मतलब ये कह रहा है कि जब भी मान लो हमारा जो ये है क्या कहते हैं सेंसस जनगणना 2026 वाली ये पब्लिश हो गई, इसके बाद जरूरी नहीं है कि जो रीएडजस्टमेंट है उसको किया ही जाए। The allocation of seats in the House of the People to state as readjusted on the basis of 1971 census। मतलब ये है कि जो लोकसभा के सीट्स का एलोकेशन है वो जो हमारे 1971 में सेंसस हुई है उसके बेसिस पर होता है। द डिवीजन ऑफ द ऑफ ईच स्टेट इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में as may be readjusted on the basis of 2001 सेंसस। मतलब ये है कि जो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज का बंटवारा है, मतलब स्टेट को कितनी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांटा जाएगा, ये जो भी चीज़ है ये हमारे 2001 का जो जनगणना है उसके रेफरेंस के हिसाब से होगा।
इसके बाद में अगला आर्टिकल है हमारा आर्टिकल 83, जो कि है ड्यूरेशन ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। मतलब ये है कि जो हमारे संसद होता है उसके ड्यूरेशन के ऊपर हमारा यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसमें हमारा 83 में पहला क्लॉज ये कहता है, द काउंसिल ऑफ स्टेट्स शैल नॉट बी subject to dissolution, but as nearly as possible, one third of the members thereof shall retire as soon as may be on the expiration of every second year in accordance with the provision made in that behalf by Parliament by law। मतलब ये है कि इसमें पहली चीज तो ये कह रहा है कि जो स्टेट ऑफ काउंसिल है उसका डिसोल्यूशन नहीं होगा, मतलब कि वो नहीं खंडित किया जाएगा। हाँ, ये चीज है कि हर दूसरे साल के अंत में जो 1/3 मेंबर्स हैं वो रिटायरमेंट ले सकते हैं पार्लियामेंट के बनाए हुए नियमों के हिसाब से। इसके बाद है इसका क्लॉज 2, जो कि क्लॉज 2 ये कहता है, द हाउस ऑफ द पीपल unless sooner dissolved shall continue for 5 years from the date appointed for its first meeting and no longer, and the expiration of the said period of 5 years shall operate as a dissolution of the house। मतलब ये है कि जो हाउस ऑफ पीपल है उसके डिसोल्यूशन की बात कह रहे हैं कि अगर वो जल्दी नहीं किया जाता है और एक बार अगर उसके 5 साल का जो कार्यकाल है उसकी पहली मीटिंग हो जाती है तो फिर हाउस ऑफ पीपल जो है इसको डिसॉल्व नहीं किया जाएगा, और जब 5 साल का कार्यकाल पूरा हो जाएगा तब इसको अपने आप एक तरीके से डिसॉल्व मान लिया जाएगा कि जो हाउस ऑफ पीपल है वो डिसॉल्व हो गया है। प्रोवाइडेड दैट द सेट पीरियड में while a proclamation of the emergency is in operation be extended by parliament by law for a period not exceeding 1 year at a time and not extending in any case beyond a period of 6 months after the proclamation has ceased to operate। ठीक है, इसमें ये कह रहा है कि मान लीजिए हमारे देश में ऐसी प्रोक्लेमेशन हो जाता है, मतलब ऐसी घोषणा हो जाती है कि इमरजेंसी लग गई है, तो इमरजेंसी की हालत में जो हमारा ये है हाउस ऑफ पीपल इसको 1 साल तक और एक्सटेंड किया जा सकता है। और जब भी ये जो घोषणा थी इमरजेंसी की ये मान लीजिए हट गई है तो उसके हटने के 6 महीने के अंदर अंदर, मतलब मान लो इमरजेंसी हट गई तो उसके बाद के जो भी 6 महीने होंगे ना उसी के अंदर जो हमारे हाउस ऑफ पीपल है इसको डिसॉल्व कर दिया जाएगा, इससे ज्यादा नहीं खींचा जाएगा। इसके बाद में हमारा अगला आर्टिकल है आर्टिकल 84, जो कि है क्वालिफिकेशन फॉर द मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट। मतलब ये है कि क्वालिफिकेशन यानी कि योग्यताएं क्या होनी चाहिए किसी भी सदस्य के संसद के, उसके ऊपर है। ठीक, ए पर्सन शैल नॉट बी क्वालिफाइड टू बी चोजन टू फिल अ सीट इन पार्लियामेंट अनलेस ही, मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति योग्य नहीं माना जाएगा पार्लियामेंट की किसी भी सीट को फिल करने के लिए अगर वो पॉइंट ए इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। मतलब यह है कि वो क्वालिफाइड नहीं होगा अगर वो भारत का नागरिक नहीं है, उसको भारत का नागरिक होना चाहिए। एंड मेक एंड सब्सक्राइब बिफोर सम पर्सन authorized in that behalf by the election commission an oath or affirmation according to the form set out for the purpose in the third schedule। मतलब ये कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति, पहली चीज तो भारत का नागरिक होना चाहिए, और दूसरी चीज कोई व्यक्ति जो कि इलेक्शन कमीशन द्वारा उसको अपॉइंट किया गया है उसके सामने उस मेंबर को ओथ यानी कि शपथ लेनी होगी जो कि हमारे तीसरे शेड्यूल के अंदर लिखी हुई है। क्लॉज बी ये कहता है, इन इज द केस ऑफ अ सीट इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स नॉट लेस देन 30 years of age and in case of a seat in house of people not less than 25 years of age। मतलब ये है कि अगर काउंसिल ऑफ स्टेट में कोई व्यक्ति है तो उसकी जो उम्र है वो 30 साल से कम नहीं होनी चाहिए, और अगर कोई व्यक्ति है जो कि हाउस ऑफ पीपल यानी कि लोकसभा के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसकी जो एज है वो 25 यानी कि 25 साल से कम नहीं होनी चाहिए। अब इसका जो हमारा क्लॉज सी है वो ये कहता है, possesses such other qualification as may be prescribed in that behalf by or under any law
मेड बाय पार्लियामेंट। मतलब ये है कि मान लो पार्लियामेंट कोई नया कानून कर लेती है, मतलब कोई नया लॉ बना देती है कि जो भी व्यक्ति हमारा काउंसिल ऑफ स्टेट्स या फिर हाउस ऑफ पीपल, इन दोनों में से किसी का भी मेंबर बन रहा है, उसको 12वीं पास होनी चाहिए। ठीक है, मान लो ऐसा लॉ बना दे रही है नहीं वैसे ऐसा, लेकिन संसद ऐसा लॉ बना दे रही है, तो जो भी मेंबर्स होंगे उनके पास ये क्वालिफिकेशन यानी कि 12th क्लास की योग्यता होनी चाहिए। अगर वो योग्य नहीं है तो उनको ना ही तो काउंसिल ऑफ स्टेट्स और ना ही तो हाउस ऑफ पीपल का मेंबर बनने दिया जाएगा। तो ये तो था हमारा पूरा का पूरा आर्टिकल 84, आर्टिकल 83 और आर्टिकल 82। तो आज के लिए इतना ही। और अगर आप लोगों ने अब तक मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो इसी के साथ में हमारी आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।